So let us begin with the reading of the poem, The Fairy Queen. कैंटो वन है, कैंटो वन का आगाज होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें बैकग्राउंड मुहैया किया गया, जो आपकी पहली चार लाइंस हैं इनके अंदर हमें फेरी क्वीन का बैकग्राउंड मुहैया किया गया, यानी कि ये बुक वन है। इस बुक वन की आप ये कहें कि चार लाइनों के अंदर समरी पूरी जो है वो हमें इन सॉर्ट ऑफ चार लाइनों के अंदर दी गई है कि इसके अंदर खासकर कैंटो वन के अंदर होता क्या है। द पेट्रन ऑफ ट्रू हॉलीनेस, हॉलीनेस का मतलब होता है मुकद्दस, और यानी कि मुकद्दस नेस या हॉलीनेस जो है उसका पेट्रन, पेट्रन का मतलब होता है मुहाफिज, यानी कि तकद्दुस का हिफाजत करने वाला, यानी कि मजहब की तकद्दुस का हिफाजत करने वाला, और वो है रेड क्रॉस नाइट। ठीक है, जो कि हमें इस पोएम के अंदर नजर आएगा। तो आप ये कहें कि पेट्रन ऑफ हॉलीनेस का मतलब है रेड क्रॉस नाइट। ठीक है, ये रेड क्रॉस नाइट को रेफर कर रहा है, उसके लिए इस्तेमाल किए गए हैं ये अल्फाज। फाउल एरर डोथ डिफीट, यानी कि ये जो रेड क्रॉस नाइट है ये अपनी जर्नी के दौरान, अपने सफर के दौरान डिफीट करता है फाउल एरर को। एरर जो है, एरर इज द मॉन्स्टर हु लिव्स इन द केव, और उस केव के अंदर दैट मॉन्स्टर इज नॉट लिविंग अलोन, रादर उसके छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि उसके साथ हैं। और रेड क्रॉस नाइट जो है, जो कि पेट्रन ऑफ द ट्रू हॉलीनेस है, वो एक मुकद्दस जो है वो सफ़र पे निकला है, जिस सफ़र पे उसको फेरी क्वीन जो है उसने भेजा है। ठीक है, तो उस मुकद्दस सफ़र के दौरान उसकी उस खतरनाक जंगल में से गुजरना है, काले जंगल में से गुजरना है, और उस काले जंगल में से गुजरते गुजरते उसकी मुलाकात एरर के साथ, वो एरर की गार के अंदर चला जाता है, और एरर जो है वो उस पर हमला करता है, हमला करती है। ठीक है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज द फीमेल, और एज अ रिजल्ट जो आप ये कहें कि रेड क्रॉस नाइट जो है वो उसको डिफीट करता है। कि रेड क्रॉस नाइट फाउल एरर को डिफीट करता है, एक सेक्शन ये है। हाइपोक्रेसी हिम टू इंट्रैप, दूसरा सेक्शन के व्हेन एरर इज डिफीटेड, जब एरर जो है उसको डिफीट होती है, शिकस्त होती है, तो उसके बाद एक और करेक्टर है आर्कीमागो, जो कि यानी कि फर्स्ट आपके 10 स्टेंजास हैं, उसके बाद 26 से लेके तो आगे पत्नी 42 या 45 तक जो स्टेंजास हैं उसके अंदर हमें आर्कीमागो दिखाई देता है। आर्कीमागो जो है वो भी एक आप ये कहें कि मकार किस्म का शख्स है, जो कि आप ये कहें कि ऊपर से तो एक बुजुर्ग का रूप उसने अपना रखा है, लेकिन अंदर से जो है वो रेड क्रॉस नाइट का दुश्मन है। और ऑब्वियसली जब हम किताब में से मतलब गो थ्रू करेंगे तो वो हाइपोक्रेसी के जरिए, ख्वाबों के जरिए जो है वो उसको, रेड क्रॉस नाइट को राह से भटकाना चाहता है। डोथ टू हिज होम इन ट्रीट, और वो उनको, इसको रेड क्रॉस नाइट को और उसके साथ जो खातून ऊना है वो उनको अपने घर लेके जाता है, वहां पे उन्हें कहता है कि तुम यहाँ पर आराम करो, और फिर वो उनको मतलब कि ड्रीम्स के ज़रिए जो उनकी आप ये कहें कि मासूमियत है वो उनसे छीनना चाहता है, उनके बीच में एक अफेयर कायम करना चाहता है, और आप ये कहें कि इलिसिट रिलेशन चाहता है कि आप उसमें कायम करें। ठीक है, ये उसका मकसद है आर्कीमागो का। और ऑब्वियसली फिर चूंकि रेड क्रॉस नाइट जो है ही इज़ द हीरो ऑफ द बुक वन, तो वो आर्कीमागो को और उसकी इंटेंशंस को जो है वो डिफीट करता है। तो ये फर्स्ट फोर लाइंस के अंदर हमें जो है वो समरी सॉर्ट ऑफ जो है इसकी आप ये कहो कि पूरी कैंटो वन की दी गई है। स्टेंजा वन है, A gentle knight was breaking on the plain, clad in mighty armies and silver shield. Gentle knight, ठीक है, gentle का मतलब है हाई बॉर्न, यानी कि नाइट्स हुआ करते थे, और वो जो नाइट्स थे उनको बाज बात जो थे वो लो बॉर्न होते थे, लेकिन चूंकि उन्होंने अपने किंग्स की या जो उनके नवाब वगैरह होते थे उनकी खिदमत की होती थी, अपने लैंडलॉर्ड्स की,
तो उस वजह से उनको नाइट का टाइटल बना दिया जाता था। लेकिन ये जो नाइट है, जिस नाइट की यहाँ पर बात हो रही है, ही इज हाई बॉर्न, जेंटल नाइट है, ठीक है, वाज pricking on a plane. Pricking means riding. He was riding his horse in the plains, यानी कि मैदानी इलाका है, वहां पर वो अपने घोड़े पे सवारी करके जा रहा है। क्लैड इन माइटी आर्मीज एंड सिल्वर शील्ड, जो आर्मर होता है नाइट्स के हवाले से, अगर आपने मूवी देखी हो, ठीक है, तो उसके अंदर एक उनका पर्टिकुलर आर्मर होता है, ठीक है, लोहे की, वो जो आप ये कहें शील्ड्स होती हैं सीने पे, इसी तरीके से नीचे जो उनकी लेग्स हैं वहां पे भी लोहे की शील्ड्स पहनी होती हैं। सर के ऊपर लोहे का हेलमेट होता है, ताकि अगर एनिमी आपके ऊपर अटैक करे तो आपकी जान जो है वो बचाई जा सके, ठीक है, फ्रॉम दैट अटैक। तो वो जो लिबास है, जो कि नाइट का एक प्रॉपर ड्रेस होता है, जिसमें वो लड़ता है, जो इसमें वो अपने लैंडलॉर्ड को डिफेंड करता है, उस ड्रेस के अंदर वो मौजूद है। एंड सिल्वर शील्ड, और उसकी जो सिल्वर शील्ड है वो भी उसके पास है। वेयर इन ओल्ड डेंट्स ऑफ डीप वोन्ड्स डिड रिमेन, जो उसका आर्मर है रेड क्रॉस नाइट का, वो आर्मर रिफ्लेक्ट कर रहा है उसने जो ओल्ड बैटल्स लड़े हैं, जो उसने जंगें लड़ी हैं, और उन जंगों के नतीजे में जो वो आपका आर्मर होता था, जाहिर है जब लोग एरो फेंकते थे तो वो एरो उस आर्मर में से बाज़ औक़ात निकल भी जाता था, और बाज़ औक़ात ऐसा होता था कि उस आर्मर पे वो डेंट छोड़ जाता था, ठीक है। तो वो जो वुंड्स हैं उसके जिस्म पे, जो उसके हाथों पे या उसके जिस्म पे वुंड्स जो हैं, यानी कि जख्म जो हैं, वो भी नजर आ रहे हैं, और उसका आर्मर जो है वो भी रिफ्लेक्ट कर रहा है कि ही हैज फॉट मैनी बैटल्स, यानी कि ये जो नाइट है बड़ा बहादुर किस्म का नाइट है, और इसने बड़ी ढेर सारी मुहिम्में जो हैं उन पे ये जा चुका है। The cruel marks of many a bloody field, yet armies till that time did he never wield, कि उसने बड़े ढेर सारे ब्लडी फ्यूड्स, यानी कि ब्लडी जंगें जो हैं, यानी कि खूनख्वार किस्म की जंगें, जहाँ पे बहुत ज्यादा लोग मारे गए, जहाँ पे बहुत ज्यादा कत्ल गारत हुई, खतरनाक किस्म की मतलब कि जंगें जो हैं उनके अंदर इसने हिस्सा लिया है, ठीक है। और उनके क्रूअल मार्क्स जो हैं वो उसकी शील्ड के ऊपर, उसके जिस्म के ऊपर वो वहां पर मौजूद है, ठीक है। लेकिन बिसाइड दैट कि जिन जंगों में उसने पार्टिसिपेट किया है वहां पर उसको बहुत ज्यादा मुजामत का सामना करना पड़ा है, उसने बहुत ज्यादा, आप ये कहें कि लोगों को हराया भी है, और उसके बदले में उसने खुद भी जख्म भी उठाए हैं, लेकिन ही हैज डिड ही नेवर वील्ड की, यानी कि उसने कभी भी शिकस्त कबूल नहीं की, कभी भी उसने हार जो है वो तस्लीम नहीं की। हिज एंग्री स्टीड डिड चाइड हिज फोमिंग बिट। एंग्री स्टीड, स्टीड का मतलब घोड़ा, एंग्री यानी कि उसका घोड़ा जो है, जिस घोड़े पे वो सवार है, वो भी शदीद गुस्से वाला घोड़ा है, यानी कि वो भी बैटल्स में उसी एंथुजिज्म से पार्टिसिपेट करता है जिस एंथुजिज्म से नाइट पार्टिसिपेट करता है। और वो जो घोड़ा है वो भी, आप ये कहें कि एज मच डिस्टेइंग टू द कर्व टू यील्ड, कि उस घोड़े को भी शिकस्त कबूल करना उसके लिए भी जो है वो मुमकिन नहीं है। ऊपर एक्सप्रेशन है चाइल्ड इज फोमिंग बिट, यानी कि गुस्से में बिट होती है घोड़े की, बिट, ठीक है, ये लोहे की सलाख होती है जो कि घोड़े के मुंह में होती है, और इस सलाख के दोनों साइडों पे रिंग्स लगाए गए होते हैं। उन रिंग्स में से लेदर की स्ट्रैप्स गुजारी जाती हैं, उन स्ट्रैप्स के ज़रिए हॉर्स को कंट्रोल किया जाता है कि अगर राइट साइड पे उसको मोड़ना है तो वो राइट साइड वाली स्ट्रैप खींची जाती है, लेफ्ट साइड पे मोड़ना है तो लेफ्ट साइड वाली स्ट्रैप जो है उसको खींचा जाता है। तो उसका हॉर्स जो है गुस्से में बिट को च्यू कर रहा है, और उसके मुंह से फोम निकल रहा है, झाग निकल रही है, ठीक है। Full jolly knight he seemed, and fair did he sit. Full jolly knight, कि he was a fully jolly knight, यानी कि हैप्पी किस्म का इंडिविजुअल था, हंसमुख किस्म का इंडिविजुअल था। एंड फेयर डिड ही सिट, और वो अपने घोड़े के ऊपर
इंतहाई बावकार अंदाज में, इंतहाई पुरवकार अंदाज में बैठा हुआ था। एज वन फॉर नाइटली क्वेस्ट एंड फियर्स encounters fits. नाइटली गेस्ट, गेस्ट को आज हम कहते हैं QUEST, क्वेस्ट, ठीक है। कि यानी कि वो तैयार है। नाइट्स जो थे पुराने ज़माने में, या जो एटलीस्ट जो हमें मूवीज़ के अंदर भी टेल्स देखने को मिलती हैं, तो नाइट्स को एडवेंचर्स पे रवाना किया जाता था। और ये कहा जाता था कि जब आप इस एडवेंचर से मुड़ कर आएंगे और अगर आप कामयाब लौटेंगे तो आपको फिर ये इनाम दिया जाएगा, या फिर इस लाइक ये चीज़ साबित होगी कि आप वाकई नाइट हैं, ठीक है। तो यानी कि वो जो नाइटली क्वेस्ट है जिस पे उसको भेजा जा रहा है, वो उस पे जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। और बिल्कुल ऐसे कि जैसे उसको इस चीज़ का इल्म हो कि बड़े फियर्स किस्म के इनकाउंटर्स जो हैं, यानी कि ब्लडी किस्म की फ्यूड्स जो हैं, वो उसका सामना उसको करना पड़ेगा इस एडवेंचर के ऊपर, ठीक है। एंड ऑन हिज ब्रेस्ट अ ब्लडी क्रॉस ही बोर, द डियर रिमेम्बरेंस ऑफ हिज डाइंग लॉर्ड। एंड ऑन हिज ब्रेस्ट अ ब्लडी क्रॉस ही बोर, कि उसका जो शील्ड है, जो उसका सीना है, उसके ऊपर एक रेड कलर का क्रॉस बना। क्रॉस जो है आपको पता है ईसाइयत में हजरत ईसा की मतलब के क्रूसिफिकेशन का सिंबल है, और इसको होली सिंबल समझा जाता है। तो क्रॉस जो है इट सेल्फ मार्क्स द रिमेम्बरेंस ऑफ द डाइंग लॉर्ड, यानी कि वो आप ये कहें कि अपनी फाइडेलिटी, अपनी मोहब्बत जो है वो शो कर रहा है टूवर्ड द डाइंग लॉर्ड। यानी कि उसके सीने के ऊपर वो जो सिंबल बनाया गया है वो रिप्रेजेंट करता है कि ही इज द ट्रू क्रिश्चियन हु बिलीव्स इन ट्रू क्रिश्चियनिटी, यानी कि असल जो ईसाइयत है उसके अंदर इसका यकीन है। अब ये रेड क्रॉस नाइट बेसिकली ये आम जितने ईसाई लोग थे जो कि ट्रू फॉलोअर्स ऑफ द रिलीजन थे, जो कि असल रिलीजन को फॉलो करना चाहते थे या उसके फॉलोअर्स थे, ये उनका रिप्रेजेंटेटिव है। ये उनको आप ये कहें कि एलिग्रिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो मुहैया कर रहा है। फॉर whose sweet sake that glorious badge he wore, and dead as living ever him adore. फॉर हुज स्वीट सेक, यानी कि जिसके लिए, यानी कि हजरत ईसा के लिए जो है ये वाला ग्लोरियस बैज जो है उसका, ये उसने पहन रखा है। एंड डेड एज लिविंग, यानी कि जिस तरीके से जिंदा लोग उसको एडोर्न करते, एडोर्न का मतलब लाइक करना, पसंद करना, तारीफ करना, कि ये जो नाइट है इतना बहादुर नाइट है कि ही इज नॉट ओनली praised by the living people but he is also praised by the dead people. Upon his shield the like was also scored, for sovereign hope which in his help he had, right faithful true he was in deed and word. Upon his shield, के ये जो रेड क्रॉस है, it is not also marked on his armor but it is also marked on his shield. अब आपने अगर if you have seen old English movies जो कि इस उस पुराने दौर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इंग्लिश सोल्जर्स जो होते थे उनकी शील्ड्स के ऊपर रेड क्रॉस बना होता था, ठीक है। रेड क्रॉस इज आल्सो फाउंड ऑन द सिंबल ऑफ द इंग्लैंड, इंग्लिश जो फ्लैग है तो उसके ऊपर भी पाया जाता है। सो इट इज हियर रिप्रेजेंटिंग द इंग्लिश फ्लैग, यानी कि इंग्लिश नेशन जो है, ये रेड क्रॉस नाइट जो है ये बेसिकली उसका रिप्रेजेंटेटिव है। एंड ही इज बियरिंग द फ्लैग ऑफ इंग्लैंड, के वो अपने साथ इंग्लैंड का झंडा लेके चल रहा है, यानी कि इंग्लैंड को वो लेकर अपने साथ चल रहा है। एंड एज फार एज हिज पर्सनैलिटी इज कंसर्न ही वॉज राइट फेथफुल ट्रू, कि यानी कि वो बिल्कुल सच्चा आदमी है। ही इज 100% ट्रूथफुल, एंड ही इज ट्रूथफुल इन हिज डीड एंड वर्ड, यानी कि जो उसके एक्शंस हैं, ही इज ट्रूथफुल इन हिज एक्शंस एंड ही इज आल्सो ट्रूथफुल इन हिज वर्ड्स। बट ऑफ हिज cheer did seem too solemn sad, yet nothing did he dread, but ever was dread. कि
ऑल्दो ही इज हैप्पी इंडिविजुअल जॉली नाइट है, लेकिन उसके चेहरे के ऊपर सॉलमनेस यानी कि सीरियसनेस है, ठीक है। और ऑल्दो ही इज जॉली इंडिविजुअल, yet there is nothing that he dreads, यानी कि उसको किसी भी चीज से खौफ आप कहें कि वो नहीं है, बट एवर वॉज ड्रेड, यानी कि ऑन दी अदर हैंड लोग जो हैं, जो बाकी मतलब के क्रिएचर्स हैं, वो उससे खौफ खाते हैं। यानी कि नाइट जो है ही इज वेरी ब्रेव, ही डज नॉट फियर एनीथिंग, ऑन दी अदर हैंड ही इज फियर्ड बाय, कि उससे लोग खौफ खाते हैं। अपॉन अ ग्रेट एडवेंचर ही वॉज बाउंड, the greatest Gloriana to him gave. The greatest Gloriana, the greatest glorious queen of the fairy land, to win him worship and her grace to have, which of all earthly thing he most did crave. Upon a great adventure he was bound. यानी कि नाइट्स जो थे उनको एडवेंचर्स के ऊपर भेजा जाता था। तो इसी तरीके से ये जो नाइट है, जो कि क्रिश्चियनिटी का रिप्रेजेंटेटिव है, जो कि ट्रू इंग्लिश मैन है, जिसके ऊपर इंग्लैंड का, जिसके साथ इंग्लिश फ्लैग मूव कर रहा है, ठीक है। ही वॉज बाउंड अपॉन द एडवेंचर, वो एक एडवेंचर पे जा रहा है, एंड ही इज नॉट गोइंग ऑन दिस एडवेंचर ऑन हिज ओन, रादर द ग्रेटेस्ट ग्लोरियाना टू हिम गेव, कि इसको ये जो एडवेंचर है, ये एडवेंचर असाइन किया गया है, एंड दैट एडवेंचर हैज बीन असाइंड बाय द क्वीन ग्लोरियाना, द ग्रेटेस्ट ग्लोरियस क्वीन ऑफ द फेरी लैंड। फेरी लैंड से मुराद है इंग्लैंड, ग्लोरियाना से मुराद है क्वीन एलिजाबेथ, मलका एलिजाबेथ अव्वल, ठीक है, जो कि विलियम शेक्सपियर और उस टाइम में आप ये कहें कि 1550s में ये 1557 था, मुझे अब एग्जैक्टली ईयर याद नहीं है। तो 1550 से लेके 16 समथिंग तक इसकी जो थी वो इसने ऑफिस होल्ड किया था, ठीक है, क्वीन का। तो अब चूंकि स्पेंसर जो था वो दरबार के साथ मुंसलिक था, मलका एलिजाबेथ जो थी प्रोटेस्टेंट थी, स्पेंसर भी प्रोटेस्टेंट था, तो अकॉर्डिंग टू हिम कि क्वीन एलिजाबेथ जो है शी इज द ग्रेटेस्ट क्वीन, और ग्लोरियाना जो है, अगर आप एलिग्रिकल लेवल पे देखें तो ग्लोरियाना इज एक्चुअली द क्वीन एलिजाबेथ, एंड द फेरी लैंड इज एक्चुअली द लैंड ऑफ इंग्लैंड, या फिर इट इज इंग्लैंड, ये इंग्लैंड के मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड दैट नाइट जो है, या जो इंग्लिश पीपल हैं, दे आर गोइंग ऑन दिस एडवेंचर टू विन हिम वर्शिप एंड हर ग्रेस टू हैव, कि ये अपनी मलका की वर्शिप कह लें, उसका ग्रेस कह लें, उसका रहम करम कह लें, उसकी नजर करम कह लें, उसको हासिल करने के लिए, और अपनी मलका की आप ये कहें कि ग्रेस को हासिल करना या उसकी नज़रों में अच्छा होना, यही उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश है, ठीक है। नाइट की सबसे बड़ी ख्वाहिश है, नाइट से मुराद ये कि इंग्लिश पीपल की सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि वो अपनी मलका की नज़रों में अच्छे होकर उभर कर सामने आए। एंड ever as he rode, his heart did earn to prove his presence in the battle brave. Now, and ever as he rode का मतलब कि वो अपने हॉर्स पे राइड कर रहा है, टू प्रूव हिज पुइसा का मतलब स्किल्स, कि उसके स्किल्स जो हैं या उसकी एबिलिटीज जो हैं टू फाइट एंड टू विन द जस्ट बैटल्स, कि वो उसको वो शो करने के लिए जा रहा है, ठीक है, अपॉन हिज फो। और ये जो उसके स्किल्स हैं, जो उसकी एबिलिटीज हैं, इनको वो यूटिलाइज करेगा, इनको वो यूज करेगा अपॉन हिज फो, यानी कि वो अपने दुश्मन के ऊपर इन स्किल्स को और इन एबिलिटीज को, जो कि उसने जंगें लड़ लड़ के हासिल की हैं, उसको वो इस्तेमाल करेगा। And his new force to learn, and while in this battle he will learn new forces or new skills as well upon his foe, a dragon horrible and stern, जो उसका फो है, जो उसका दुश्मन है, जिसका इस वक्त रेड क्रॉस नाइट को सामना है, वो है ड्रैगन है, ठीक है, फीमेल ड्रैगन है, with whom the Red Cross Knight is going to fight. And that dragon is horrible and stern.
हॉरिबल खौफनाक इंतहाई खौफनाक किस्म का ड्रैगन है। एंड स्टर्न, स्टर्न मीन्स वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी हेल्दी, वेरी पावरफुल, ठीक है। और ये जो हॉरिबल ड्रैगन है जिसका जिक्र यहाँ पर आ रहा है, ये अगर आप एलिग्रिकल लेवल पे देखें तो इट रिप्रेजेंट्स और इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च, ठीक है। क्योंकि ड्रैगन को जब वो स्ले करता है, जब उसको मारता है, तो एट दैट टाइम वी सी के उस ड्रैगन के मुंह से किताबें और लेटर्स और इस किस्म की जो चीजें हैं वो निकल रही हैं, ठीक है। अब वो अगेन किसी चीज की रिप्रेजेंटेशन है, वो हम आगे जाकर थोड़ा सा उसको डिस्कस करते हैं। A lovely lady rode him fair beside, upon a lovely ass, more white than snow, yet she much whiter, but the same did hide under a valley that wimpled was full low. So in these lines, we come to know that this lovely lady, she's not sorry. The Red Cross Knight is not alone. Rather, he is accompanied, and he is accompanied by a lovely lady who is very fair upon a lowly ass. Ass मतलब गधा, ठीक है, donkey. She is riding on a donkey, more white than snow, and the color of that donkey is more white as compared to the snow. White color जो है वो innocence को represent करता है, ठीक है. Yet she much whiter, but the same did hide under a valley. वैले का मतलब व्हील, ठीक है, जिसको आजकल हम वेल कहते हैं। कि वो जो खातून है उसका रंग उस डंकी से भी ज्यादा वाइट है। वो वाइट इस वजह से बिकॉज उसके चेहरे से जो है आप ये कहें कि खून उतर चुका है। जिस तरीके से वो लगता है कि जैसे उदास है, लगता है कि वो बहुत ज्यादा परेशान है या उसको किसी खौफ का सामना है, इसकी वजह से उसके चेहरे से खून उतर चुका है और उसका रंग जो है वो उस एस जो है, गधा जो है, उससे भी ज्यादा वाइट हो चुका है, ठीक है। और वेल पहन रखा है उसने, ठीक है। बट द सेम डिड हाइड अंडर अ वेल, कि वो खातून जो है वो एक वेल के अंदर हिडन है। एंड ओवरऑल अ ब्लैक स्टोल डिड शी थ्रो, और ओवरऑल यानी कि पूरे आप ये कहें कि बॉडी के ऊपर एक स्याह रंग की चादर जो है वो उसने पहन रखी है। एज वन दैट इनले दैट इनली मोर्न, कि वो ऐसे दिखाई देती है कि जो अंदर से जो है वो अफसोस कर रही, मोर्न कर रही, मोर्निंग का वर्ड मोर्न लिखा है, अब आजकल स्पेलिंग चेंज हो चुके हैं, ठीक है। तो अफसोस जब अंग्रेजों के यहाँ होता है, आपने उनको देखा होगा कि जब कभी भी मूवीज में जनाजा वगैरह होता है तो ऑल ऑफ देम दे आर ड्रेस्ड इन द ब्लैक कलर, ठीक है। तो उसने ये जो स्याह रंग पहन रखा है, उसने स्याह रंग का लिबास पहन रखा है, तो इट सीम्स एज इफ शी इज मोर्निंग इनसाइड। सो वॉज शी सैड, कि वो इतनी ज्यादा उदास थी। एंड हैवी सैट अपॉन हर पालफ्रेस, लो पालफ्रेस से मुराद वही गधा है कि वो गधा आहिस्ती से चल रहा है और वो उसके ऊपर बैठी है। सीम्ड इन हर हार्ट सम हिडन केयर शी हैड, ऐसे दिखाई देता था कि उसके हार्ट यानी कि उसके दिल के अंदर कोई हिडन केयर मौजूद है, कोई छुपी हुई परेशानी, कोई छुपा हुआ गम जो है वो एग्जिस्ट करता है। And by her in a line a milky white lamb she had, and by her in a line, कि उसके साथ उसके पीछे a milky white lamb she had, कि उसके पीछे पीछे एक सफेद रंग का लैम यानी कि आ, बक आप ये कहेंगे क्या कहते हैं उसको, मेंढा जो है वो उसके पीछे चल रहा है, ठीक है। लेला जिसको हम कहते हैं भेड़ का जो होता है, ठीक है, बच्चा, वो उसके पीछे चल। अब ये व्हाइट लैम्प जो है, व्हाइट लैम्प इटसेल्फ अगेन जो है वो सिंबलाइज कर रहा है उस औरत की प्योरिटी को, उस औरत की इनोसेंस को। कहते हैं ना कि हमें कुर्बानी का बकरा बना दिया, यानी कि हम मासूम थे, हमें नहीं था पता और हमें जो है वो कुर्बानी का बकरा बना दिया गया। तो इस तरीके से उसके पीछे एक वाइट लैम्प चल रहा है और वाइट लैम्प रिफ्लेक्ट ये कर रहा है कि ये खातून जो है ये बिल्कुल ऐसे ही मासूम है कि जैसे वो वाइट लैम्प जो है वो मासूम है। सो प्योर एंड इनोसेंट एज दैट सेम लैम्प, कि वो जो खातून थी। अब जब उसने ये कहा जाता है ना, हमने ऊपर पढ़ा था जब हमने क्रिटिसिज्म किया कि इसके अंदर जो है वो अब ये अपने वर्ड्स को एक्सटेंड करता है, एक्सपेंड करता है, यानी कि जिस तरीके से जॉन मिल्टन जो है वो कम से कम अल्फाज के अंदर ज्यादा थॉट्स
कन्वे करता है, उसके अंदर स्पेंसर के अंदर ये एबिलिटी नहीं है। अब ऊपर उसने एक लाइन लिखी, उसने सिंबल यूज कर दिया, दैट वाज इनफ। लेकिन यहाँ पर अब वो एक्सप्लेन कर रहा है कि शी वाज सो प्योर एंड इनोसेंट एज दैट सेम लैम्प, कि वो उसी लैम्प की तरह प्योर थी, इनोसेंट थी। शी वाज इन लाइफ एंड एवरी वेंचरस लोर एंड बाय डिसेंट फ्रॉम रॉयल lineage came of ancient kings and queens, कि अपनी लाइफ के अंदर शी वॉज वेरी वर्चुअस, कि वो उसके अंदर हर एक वर्चू मौजूद था। और जहाँ तक उसके उसकी नस्ल का ताल्लुक है, उसके आप ये कहें कि लीनेज का ताल्लुक है, कि वो आई कहाँ से है, किस खानदान से उसका ताल्लुक है, तो शी कम्स ऑफ अ रॉयल फैमिली, रॉयल लीनेज, यानी कि एक शाही खानदान से उसका ताल्लुक है, ऑफ एंशियंट किंग्स एंड क्वींस, के एंशियंट किंग्स यानी कि पुराने बादशाह और पुराने मलका और बादशाह, उनके खानदान से इसका ताल्लुक है। दैट हेड ऑफ योर देयर सेप्टर स्ट्रेच फ्रॉम ईस्ट टू वेस्टर्न श्योर, और ये इस किस्म का खानदान था कि जिनका सेप्टर, सेप्टर से मेरा हुक्मरानी, ठीक है, कि जो उनकी हुक्मरानी थी वो ईस्टर्न यानी कि मशरिक से लेके मगरबी साहिलों तक इनकी हुक्मरानी फैली हुई थी, इतनी वसी इनकी सल्तनत थी। एंड ऑल द वर्ल्ड इन देयर सब्जेक्शन हेल्ड, यानी कि पूरी दुनिया जो है वो इनके अंडर थी, इनके जेरे ताबे थी। ये लोग इस पूरी दुनिया पे हुक्मरानी करते थे। टिल दैट इन्फर्नल फीन विद द फाउल अप्रोर, टिल दैट इन्फर्नल फीन, फीन आप ये कह लें कि कोई शैतान कह लें, भूत कह लें, जिन कह लें, देव कह लें, ठीक है, इस किस्म की कोई मखलूक थी, कि वो आई विद फाउल अप्रोर, और अजीबो गरीब किस्म की उसकी आवाज थी। उसने for wasted all their lands and them expelled, कि उसने हमला किया इनकी सल्तनत पे, और इनकी जितनी सरजमीन थी, जितनी इनकी जमीन थी, उसको उसको वेस्ट किया। वेस्ट करने से मुराद ये है कि जहाँ पे कोई अगर कोई गांव था, उस गांव को तबाह कर दिया, अगर कहीं पे फसलें थी तो उन फसलों को मतलब के तबाह कर दिया, यानी कि इन लोगों को इस लायक ना छोड़ा कि ये उस जमीन के ऊपर हुक्मरानी करते। एंड हैड देम एक्सपेल्ड, और इन लोगों को यानी कि जो उसके रूलर्स थे उस लैंड के, उन रूलर्स को वहां से इसने एक्सपेल कर दिया। होम टू अवेंज शी हैड दिस नाइट फ्रॉम फॉर कंपेल्ड, और इसको एवेंज करने के लिए यानी कि उसी फील्ड से बदला लेने के लिए ये जो खातून है, इसने बड़ी दूर से इस नाइट को कंपेल किया है, मजबूर किया है कि तुम मेरे साथ आओ और तुम जो है वो मेरा रिवेंज लो, जो मेरे खानदान के साथ हुआ है उसका तुम हम रिवेंज लो। स्टेंजा 6 है, बिहाइंड हर फॉर अवे a dwarf did lag, that last seemed in being over everlast, or weird with bearing of her bag of needments at his back, यानी कि वो जो खातून है, she is not alone, rather she is also accompanied by a servant, and that servant is a dwarf, and that dwarf, he seems to be tired and fatigued because he has been carrying her bags and other आर्टिकल्स ऑफ द नीड, यानी कि ज़रूरत की जितनी चीज़ें हैं वो सब चीज़ें उस डवाफ ने उठा रखी हैं। एंड बिकॉज ही हैज़ बीन carrying these things for a long period of time and he has been traveling, so he seems to be tired. Thus, as they passed that day with clouds was sudden overcast and angry Jove, an hideous storm of rain did pour into his lemons, leap so fast that every wight to shroud it did constrain, and this fair couple eke to shroud themselves were fain. जोव का वर्ड आया है, जोव जो है इट इज एन आर्केइक वर्ड फॉर जुपिटर, जुपिटर इज द ग्रीक गॉड ऑफ रेन एंड थंडरस्टॉर्म, ठीक है, यानी कि होता यह है कि व्हेन दे आर ट्रैवलिंग एंड सडनली इट हैपेंस दैट the cloud is over sky is overcast by the clouds and suddenly there is rain and thundering of the clouds. Now in this weather every living being, humans or if there is any other creature,
वेक का मतलब जो है वो ह्यूमंस है, ठीक है, या एवरी लिविंग क्रिएचर जो है, दे सीम टू बी कंस्ट्रेंड, यानी कि ये जो तूफान होता है ये उनके रस्से की रुकावट होता है। एंड सिंस द वेदर इज नॉट प्लेजेंट, देयरफॉर वेरियस क्रिएचर्स दे सीक शेल्टर, यानी कि जो तूफान जो था उसने उनके सफर को ओवरटेक यहाँ पे किया है। Enforced to seek some covert nigh at hand, a shady grove not far away despite, that promised-eyed the tempest to withstand. So they started looking around for the shelter, कि जब तूफान आता है तो वो इर्द गिर्द जो है वो तलाश शुरू करते हैं कि हमें कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा ठिकाना मिले कि जिस ठिकाने में जाकर हम अपने आप को तूफान से बचा सकें। तो सडनली दे सी ए शेडी ग्रोव दरख्तों का झुंड, एक झुंड होता है जहाँ पे बहुत ज्यादा हैवी दरख्त हैं और ऊपर से वो आपस में मिला हुआ है, ठीक है। तो वहां पर उनको जो है वो एक जगह मिलती है कि यहाँ पर हम जो है वो अपने आप को तूफान की शिद्दत जो है उससे बचा सकते हैं। Whose lofty trees clad with summer's pride did spread so broad that heaven's light did hide, कि यानी कि ये जो दरख्तों का झुंड था, इसके ट्रीज बहुत लॉफ्टी थे, बहुत ज्यादा हाई थे, और ऐसे लगता था कि ये आप ये कहें कि हेवंस को यानी कि आसमान को टच कर रहे हो। और लाइट यानी कि रोशनी जो थी, इट वाज हिडन बाय द थिकनेस ऑफ दोज ट्रीज, नॉट perishable with the power of any star, and all within were paths and alleys wide, with footing worn and leading inward fair harbour that seems so in they enter air. अब ये जो उनको ग्रूव मिलता है जिसके अंदर वो सहारा लेने की या शेल्टर लेने की डिटर्मिनेशन करते हैं, इरादा करते हैं, व्हेन दे एंटर इट तो दे फाइंड दैट देयर आर मेनी paths in it, and all these paths they have been trodden by many people, यानी कि उसके ऊपर मुख्तलिफ लोगों के कदमों के चलने के निशान जो हैं वो सॉर्ट ऑफ जो है वो दिखाई दे रहे हैं। तो अब ये एक ऐसी जगह थी जो कि उनको लगा कि एक इंतहाई परफेक्ट जगह है इन ऑर्डर टू सीक शेल्टर so far as this storm is concerned. And forth they pass with player forward led, joying to hear the birds sweet harmony. अब ये जो इमेजरी की बात हो रही थी ना, अब यहाँ पर आपको जो है वो ऑडिटरी इमेज, यानी कि ट्रीज हैं, उन ट्रीज के अंदर बर्ड्स बैठे हैं एंड दे आर सिंगिंग देयर स्वीट सॉन्ग which therein shrouded from the tempest dread seemed in their song to scorn the cruel sky, कि यानी कि वो birds जो हैं they are also seeking shelter, they are seeking shelter from that cruel storm, and वो जो उनका song है, birds की singing जो है उससे ये reflect होता है कि they are scorning the cruel sky. Much can they praise the trees so straight and high, that sailing pine, the cedar proud and tall, the vine prop elm, the poplar never dry. अब ये सारे मुख्तलिफ दरख्तों के नाम हैं जो इमेजरी की बात हो रही थी कि जब ग्रूव के अंदर दाखिल होते हैं। तो अब यहाँ पर देखें कि वो जो इंग्लिश ट्रीज ऑफ वेरियस नेचर्स हैं उन डिफरेंट ट्रीज के नाम लिए गए हैं। द बिल्डर्स ओक, sole king of the forests all, the asp pine, good for staves, the cypress's funeral. ये मुख्तलिफ किस्म की trees हैं। There is an abundant variety of the trees that exist there in that grove, ठीक है। उसके बाद again in the next whole stanza all the highlighted names are the names of the various trees that exist there in that ग्रूव, यानी कि अब वो इमेजरी के पर्सपेक्टिव में आप इसको देखें कि हम ये कहते हैं कि स्पेंसर इज वेरी रिच इन हिज इमेजरी, सो द इमेजरी ही इज यूजिंग, ही इज
naming the various trees, and he has utilized two stanzas to name the various trees or the variety of the trees that exist there in the ग्रूव। तो ये जो ऑब्जेक्शन इसके ऊपर है ना कि भाई उसके अंदर आप ये कहें कि ब्रेविटी नहीं है, तो यानी कि टू स्टैंडर्ड्स को यूटिलाइज करना ओनली टू एक्सप्रेस द वैरायटी ऑफ द ट्रीज दैट एग्जिस्ट देयर इन दैट ग्रूव। तो इन केस इफ देयर हैड बीन सम अदर पोएट ही माइट हैव डन ऑल दिस विद इन ओनली टू लाइन्स, ठीक है, यानी कि वो इतने ज्यादा नाम ना लेता। तो लेकिन ये है कि इन ऑर्डर टू डेवलप द इमेजरी, द प्रॉपर सेंस ऑफ इमेजरी, तो ये जो है वो ज्यादा नेम्स लेना और उनकी एक्सप्लेनेशन करना जो है वो जरूरी था उसके लिए। Led with delight, thus they they thus beguile the way until the blustering storm is overblown. So in that grove, they felt delighted. They felt happy that they have saved themselves from the storm. And when they realize that the storm is overblown, यानी कि it has come to an end, so उस वक्त वो ये फैसला करते हैं कि अब हम वापस जाएंगे. Now we are going to return back to the path that we were traveling on. So when wanting to return, whence they stray, कि जहां से वो भटके थे या जहां से उन्होंने रास्ता छोड़ा था, they cannot find that path which was first shown. So they were unable to find that way, कि वो रास्ता जिस रास्ते पे उन्होंने अपने सफर का आगाज करना था, रिज्यूम करनी थी जर्नी, वो रास्ता उनको दोबारा से मिल नहीं रहा था. But wander to and fro in ways unknown, furthest from end then, when the nearest ween that makes them doubt their weight, but not their own, be not their own. यानी कि अब जब उनको रास्ता नहीं मिल रहा, वो रास्ता कि जिस पर उन्होंने अपनी जर्नी को रिज्यूम करना था, सो दे स्टार्ट टू फाइंड द पाथ, वो उस रास्ते को ढूंढने की कोशिश करते हैं, और उस रास्ते को ढूंढने के चक्कर में दे स्टार्ट वॉन्डरिंग हियर एंड देयर, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और उनको ऐसे ऐसे रास्ते दिखाई देते हैं जो कि अननोन, यानी कि वो उन रास्तों को नहीं जानते, ऐसा दिखाई देता है कि वो भटक चुके हैं. Furthest from end then, when the nearest ween that makes them doubt their weights be not their own, कि अब जब वो अपने असल रास्ते से आहिस्ता आहिस्ता दूर से दूर होते चले जा रहे हैं, तो अब उनको शक होना शुरू हो गया अपनी वेट्स पे, अपनी अक्ल पे, कि क्या वो अपने होशो हवास में हैं, आया वो रियलिटी में लिव रह रहे हैं या कि वो किसी ख्वाब में हैं. That makes them so many paths, so many turning scene, that which of them to take in diverse doubt they have been. ठीक है, यानी कि there were so many paths, there were so many turnings there, so it became quite difficult for them to decide that which path should they take, कि उन्हें मतलब कि कौन से रास्ते पे सफर करना चाहिए, कौन से रास्ते पे उनको ट्रैवल करना चाहिए. नाउ these are the first 10 sentences that are included in your syllabus, and after that we continue from stanza number 29, and from 29 it is I guess up till 46 that you have to read it out. So ये शुरू के 10 स्टेंजा के अंदर एक कहानी जो है उसकी बुनियाद रखी गई. खातून जो उसके साथ ट्रेवल कर रही है उसका नाम है ऊना, UNA, ऊना. ऊना का मतलब होता है ट्रूथ, यानी कि सच्चाई. सो बुनियादी तौर पे जो नाइट है, नाइट आपको पता है क्रिश्चियनिटी को रिप्रेजेंट करता है, हर एक ईसाई को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि क्रिश्चियनिटी इफ अकम्पनीड विद द ट्रूथ, कि अगर उसको सच्चाई के साथ जो है वो मिले और वो सच्चाई के साथ रहे, यानी कि वो हक के साथ रहे, तो वो फिर सही रास्ते पे रहेगी. अब चूंकि हमने आगे से नज़म शुरू करनी है, तो बीच का आप ये कहें कि तसलसल टूट जाता है, तो उस तसलसल को बरकरार रखने के लिए मैं आपको खुलासा बता देता हूँ, ठीक है. सो व्हेन दे आर वॉन्डरिंग इन दैट ग्रोव, वो जो दरख्तों का झुंड है, जब उसमें वॉन्डर कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं,
तो वो एक घार के नजदीक आते हैं। जब वो घार के नजदीक आते हैं तो नाइट चूंकि बहादुर है, वो उस घार के अंदर जाना चाहता है, उसको एक्सप्लोर करना चाहता है। खातून जो है उसके साथ ऊना, वो उसको वार्न करती है कि ये जो केव है, ये खतरनाक किस्म की केव दिखाई देती है, और तुम्हें जो है वो इस केव के अंदर दाखिल नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेडी की वार्निंग के बावजूद नाइट जो है वो उसकी बात नहीं सुनता और वो उस केव के नजदीक जाता है। ये केव जो है ये एरर की केव है, वो एरर जिसका जिक्र ऊपर आया है शुरू में जब हमने कैंटो वन का आगाज किया था। एरर जो है इज अ मॉन्स्टर, एंड इट इज अ मॉन्स्टर लाइक हाफ वुमन एंड हाफ सरपेंट, के आधा सांप है और आधी जो है वो उसकी औरत की बॉडी है, ठीक है। और इस मॉन्स्टर के बेताशा यंग वंस हैं, यानी कि बेताशा बच्चे हैं इसके, ठीक है। एंड व्हेन बिकॉज शी इज अ मदर एंड शी रियलाइजेस दैट देयर इज अ नाइट जो कि उसके केव के दहाने पे खड़ा है, सो शी बिकम्स फियरफुल, यानी कि मॉन्स्टर जो है वो थोड़ा सा खौफ का शिकार होती है। एंड इन ऑर्डर टू defend her cave and in order to defend her young ones, she attacks the knight. So there is a fight between the knight and the monster, and in that fight the monster is hit hard with the blow from the knight, and फिर ये होता है कि नाइट जो है वो मॉन्स्टर की टेल के ग्रिप में आ जाता है, ठीक है। एंड अल्टीमेटली नाइट जो है वो वहां से उसकी टेल की जो स्ट्रांग होल्ड है, जो उसका मतलब ग्रिप है, वो उसमें से निकलने में कामयाब होता है। निकलने में कामयाब इस सेंस में होता है कि वो उसको तलवार मारता है और उसका सर काट देता है, ठीक है। यानी कि मॉन्स्टर जो है वो मर जाती है। तो जब वो मरती है तो देर इज अ फाउल एंड फिल्दी वॉमिट, कि उसके उसके मुंह से ये कहें कि को अजीबो गरीब किस्म की वॉमिट निकलती है, और उस वॉमिट में पेपर्स भी हैं, उसमें बुक्स भी हैं जो कि निकल रही हैं, ठीक है। अब ये पेपर्स और मॉन्स्टर बेसिकली यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है चर्च को, ठीक है। रोमन कैथोलिक चर्च को मॉन्स्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसके मुंह से ये जो किताबें निकल रही हैं और उसके मुंह से ये जो वैरायटी ऑफ द मटेरियल निकल रहा है, ये मटेरियल वो पब्लिश्ड मटेरियल है जो कि मलका एलिजबेथ के अगेंस्ट छापा गया था बाय द रोमन कैथोलिक चर्च। यानी कि इस तरीके से एलिगरी जो है वो आगे बढ़ती जा रही है। मीनवाइल वो जो ड्रैगन है उसके, या मॉन्स्टर जो है, उसके बच्चों की तादाद भी बहुत ज्यादा है, और उनके बच्चों को जब देखता है तो वो भी नाइट वो देखता है कि ये भी उसी मॉन्स्टर की तरह जो है वो मल्टी फेसेड, यानी कि उनके ज्यादा सारे मुंह हैं। तो अल्टीमेटली जब उसको मारता है और उसका खून बहना शुरू करता है, तो उस खून को चूसना शुरू कर देते हैं उसके बच्चे, मतलब कि ड्रैगन के बच्चे जो हैं वो उसका खून चूसना शुरू कर देते हैं। एंड अल्टीमेटली एज अ रिजल्ट ऑफ द sucking of the blood they become so heavy, they become so full कि उनके पेट फटना शुरू कर देते हैं, and all of them they die। तो जब उनकी डेथ होती है, ड्रैगन की भी डेथ हो जाती है, तो एट दैट वेरी मोमेंट नाइट इज कॉन्ग्रेचुलेटेड बाय द लेडी ऊना, कि वो जो ऊना है वो उसको कॉन्ग्रेचुलेट करती है, उसको मुबारकबाद देती है, ठीक है। और उसके बाद जो है आफ्टर मच वॉन्डरिंग, यानी कि ये एक एडवेंचर था जो कि कंप्लीट होता है, एरर जो है उसकी डेथ होती है, नाइट जो है उसको फतह हासिल होती है। तो उसके बाद जो है वो, आप ये कहें कि ये जंगल से बाहर निकलते हैं और वापस दोबारा अपने रास्ते पर आते हैं। तो यहाँ से अब आगे हमने कंटिन्यू करना है स्टेंजा नंबर 29 से। At length they chanced to meet upon the way an aged sire, in long black weeds clad, his feet all bare, his beard all hairs grey, and by his belt his book he hanging had. Sober he seemed, and very sagely sat, and to the ground his eyes full lowly bent, simple in shew, and void of malice bad,
and all the way he prayed as he went, and often knocked his breast as one that did repent. जब वो दोबारा अपने बस रास्ते पे आते हैं, अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं, तो वहाँ पर रास्ते में उनकी मुलाकात एक ओल्ड मैन से होती है। एंड दैट ओल्ड मैन सीम टू बी अ वेरी रिलीजियस मैन। उसके पास रिलीजियस बुक है जो कि उसने अपनी बेल्ट के साथ बांध रखी है। ही सीम्स वेरी सीरियस इंडिविजुअल एंड ही सीम्स टू बी वेरी सेज इंडिविजुअल, यानी कि अक्लमंद किस्म का इंसान दिखाई देता है। आंखें उसकी ज़मीन पर झुकी हुई हैं। एंड ऑल द वे ही वॉक्स, के जब वो पैदल चल रहा होता है तो इट सीम्स दैट एज इफ ही इज प्रेइंग, यानी कि वो दुआ मांग रहा है। और अचानक चलते चलते वो अपनी ब्रेस्ट को, सीने को मारना शुरू करता है, पीटना शुरू करता है। एज सीम्स के जिस तरीके से जब उसने कोई, उसको याद आया है कि कोई उसने गुनाह किया है और वो उस पर रिपेंट कर रहा है, उस पर अफसोस कर रहा है। He feared the knight saluted, looting low, who fear him quitted, and that courteous was, and after asked him if he did know of strange adventures which abroad did pass. Ah, my dear son, how should Allah, silly old man that lives in a hidden cell, bidding his beads all the day for his trespass, tiding of where and worldly trouble tell, will with holy father sits not with such thing to mel. नाउ जब उस नाइट की ओल्ड मैन से मुलाकात होती है तो ओल्ड मैन उसको झुक के मिलता है, झुक के उसको सल्यूट करता है। तो नाइट जो है, अब वो चूंकि शिवलरस इंडिविजुअल है, ऑनरेबल इंडिविजुअल है, तो वो भी झुक कर जो है वो उसके सलाम का जवाब देता है। मीनवाइल नाइट जो है वो सवाल करता है उस ओल्ड मैन से कि क्या तुमने किसी एडवेंचर, किसी वार के बारे में सुना है जो इर्द गिर्द आसपास। तो वो उसे आंसर करता है कि हाउ कैन आई द ओल्ड मैन, कि मैं एक बूढ़ा शख्स हूँ जो कि दुनिया से कट ऑफ हूँ, जो कि अपनी झोंपड़ी में रहता हूँ, हर वक्त जो है वो इबादत करता रहता हूँ। वो कहता है मुझे इन दुनियावी झगड़ों से और इन दुनियावी जंगों से, मेरा इनसे क्या लेना देना है। ठीक है, तो वो कहता है कि मैं तो अपने गुनाहों पे जो है वो सिर्फ और सिर्फ माफी माफी मांग रहा हूँ। ठीक है। तो ये कहता है कि द ओल्ड मैन लाइक मी, आई डू नॉट मेडल इन द वर्ल्डली अफेयर्स, यानी कि दुनिया के जो अफेयर्स हैं उनमें मेरा, आप ये कहें कि कोई भी लेना देना या उससे सरोकार मेरा कोई भी नहीं है। नंबर 31 है, but if of danger which hereby doth dwell, and homebred evil ye desire to hear, of a strange man I can you tidings tell, that wasteth all the country far and near, of such I chiefly do inquire। तो ये कहता है कि अगर तुम जानना चाहते हो कि यहाँ पे जो ईवल है, जो कि हमारा होम ब्रेड ईवल है, तो मैं तुम्हें एक अजीबो गरीब मतलब कि बुरे शख्स के बारे में बताता हूँ कि जिसने यहाँ पे दूर दूर और नजदीक नजदीक हर चीज को बर्बाद कर दिया है। तो नाइट उसे कहता है कि ऑफ सच आई चीफली टू इंक्वायर, कि वो कहता है कि मुझे इसी चीज के बारे में पूछना है, इसी किस्म के बंदे के बारे में पता करना है। एंड शेल यू वेल रिवॉर्ड टू श्रू द प्लेस इन विच दैट विकेड वाई हिज डेज डोथ वेयर। तो ये कहता है कि इफ यू शो मी दैट वेयर दैट विकेड मैन, WIGHTY, ये जो वर्ड है इट मींस मैन, इंडिविजुअल। ठीक है, तो ये कहता है कि if you show me the place where that wicked individual lives, then I will reward you. For to all knighthood it is foul disgrace that such a cursed creature lives so long a space। तो ओल्ड मैन अब मजीद उसको जो है वो, आप ये कहें कि उसकी क्यूरियोसिटी को अराउज करने के लिए उसे ये कहता है कि इस किस्म का इंडिविजुअल जो है उसका जिंदा रहना जो है वो, जितने भी नाइट्स हैं तुम्हारे जैसे, वो उनके लिए डिसग्रेस है। कि नाइट्स का ये काम है कि इस जैसे जो इवल इंडिविजुअल्स हैं उनको जो है वो मारे। नेक्स्ट स्टेंजा है, far hence in his wasteful wilderness his dwelling is, by which no living way may ever pass, but through great distress now doth toward night, and well I would that of
your later fight, ye all forward be forward so strong, but wanting rest will also want of might. The sun that measures heaven all day long, and night doth bait his steeds, the ocean waves among. तो ओल्ड मैन बताता है कि वो जो शख्स है जिसके बारे में, जिस ईवल शख्स के बारे में मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वो दूर कहीं मतलब के बैरन लैंड में, बेयाबान में उसकी रिहाइश है, और उसकी रिहाइश तक पहुंचने के लिए बड़ी ढेर सारी मुसीबतें जो हैं वो उठाना पड़ती हैं। ऐसे आप जो है वो डायरेक्टली उसके घर तक नहीं पहुंच सकते। तो वो जो लेडी उसके साथ है, नाउ सेट द लेडी, की लेडी कहती है कि चूंकि रात का वक्त हो रहा है, ठीक है, और तुमने अभी एक जो है वो इतनी बड़ी फाइट लड़ी है, तुमने उस मॉन्स्टर को हराया है, तुम यकीनन थक चुके होगे, तुम चाहे मजबूत हो, तुम हौसला मंद हो, लेकिन इवन देन यू वांट सम रेस्ट, तुम्हें जो है वो रेस्ट की जरूरत है। और वो फिर उसकी एग्जांपल देती है कि सूरज जो कि पूरा दिन सफर करता है, अल्टीमेटली वो भी आराम करता है, ठीक है। द सन दैट मेजर्स हेवंस ऑल डे लॉन्ग, के वो सूरज जो कि हेवन को यानी कि आसमान की मेजरमेंट करता है, सफर करता है, वो भी आराम करता है। तो लिहाजा रात का वक्त है, घोड़े को भी आराम की जरूरत है, तुम्हें भी आराम की जरूरत है। और जिस तरीके से सूरज जो है वो समंदर की लहरों में डूब जाता है, इसी तरीके से तुम्हें भी अब सोने की जरूरत है, आराम करने की जरूरत है। Then with the sun takes your timely rest, and with new day, new work at once begin. Untroubled night, they say, gives counsel best. Right well, Sir Knight, ye have advised been. Quote then the aged man, the way to win is wisely to advise. Now day is spent. Therefore with me ye may take up your inn. For this same night the knight was well content, so with that godly father to his home they went. कि वो ओल्ड मैन जो है वो भी उसे कहता है कि शाम का वक्त हो चुका है, अब तुम्हें आराम करने की जरूरत है, तुम्हें मशवरा भी दे दिया गया है लेडी की जानिब से। तो वो उसे कहता है कि अब तुमने अच्छा दिन गुजारा है, तुमने एक एडवेंचर कंप्लीट कर लिया है, नाउ इट इज टाइम टू टेक रेस्ट। और वो उसे ये कहता है कि दैट ये मे टेक अप योर इन, कि तुम जो है विद मी ये मे टेक अप योर इन, कि तुम मेरे साथ रिहाइश इख्तियार करो, आज आज की रात मेरे साथ रुको। और नाइट जो था वो भी मुतमिन हो जाता है कि हाँ वाकई आई हैव कंप्लीटेड एन एडवेंचर, तो आज जो है वो मुझे आराम की अब ज़रूरत है। A little lonely hermitage it was, down in a dale hard by the forest side, far from resort of the people that did pass, in travel to and fro a little wide, there was an holy chapel, edified, wherein the hermit dwellly wont to say his holy things each morning and evening too. Thereby a crystal stream did gently play, which from a sacred fountain welled forth alway. जो रिहाइश थी हर्मिट की, वो एक हकीर सी झोंपड़ी थी उस ओल्ड मैन की। और वो झोंपड़ी जो थी वो नीचे वादी में जंगल की जानिब थी, एक ऐसा इलाका जहाँ पर लोग जो थे वो नहीं आते जाते थे, ठीक है। लोगों का आना जाना बहुत कम था, जो उस इलाके से मुसाफिर गुजरते थे वो उस रास्ते पे नहीं आते थे। एंड बिसाइड उसके घर के नज़दीक जो था देयर वाज अ होली चैपल, के एक चर्च बिल्ड किया गया था, जहाँ पे वो हर्मिट जो था अपनी प्रेयर्स ऑफर करता था, दुआएं मांगता था, माफिया मांगता था, जो भी उसने इबादत करनी होती थी वो उसको कंप्लीट करता था। और उस चैपल के पास एक क्रिस्टल स्ट्रीम यानी कि एक ऐसी नदी बहती थी कि जिसका पानी इतना क्लियर था कि जितने क्लियर क्रिस्टल्स होते हैं, विच फ्रॉम अ सेक्रेड फाउंटेन वेल्ड फोर्थ ऑलवेज। और इसका पानी जो था वो एक सेक्रेड फाउंटेन यानी कि एक ऐसी, आप ये कहें कि चश्मे से निकलता था जो कि इंतहाई मुकद्दस था। Arrived there the little house they fill, nay, looked for entertainment,
where none was. Rest is their feast, and all things at their will. The noble mind the बेस्ट contentment has। यानी कि जब वो उस हर्मिट के घर में पहुंचते हैं, उस ओल्ड मैन के घर में पहुंचते हैं जो कि इंतहाई रिलीजियस किस्म का इंडिविजुअल है, तो इन हिज हाउस दे डू नॉट लुक फॉर एनी सॉर्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, यानी कि एंटरटेनमेंट जो है वो उसको नहीं ढूंढते, बिकॉज दे हैव बीन tired from their long journey, so they want to take some rest. And the noblest mind the best contentment has, कि जो noble mind होते हैं उनके अंदर contentment होती है, यानी कि इत्मीनान होता है। With fair discourse the evening so they pass, for that old man of the pleasing words had store, and well could file his tongue as smooth as glass। कि इवनिंग में वो जो ओल्ड मैन था उसने उनको एंटरटेन किया, और जो एंटरटेनमेंट थी सॉर्ट ऑफ, वो थी उसके प्लीजिंग वर्ड्स से, और जबान उसकी इतनी मुलायम थी कि जैसे गिलास होता है शीशे की तरह स्मूथ उसकी टंग थी। ही टोल्ड ऑफ सेंट्स एंड पोप्स एंड एवर मोर ही स्टोर्ड एंड एव मैरी आफ्टर एंड बिफोर, कि वो जो भी कहानियां सुनाता था, जो भी गुफ्तगू उसने की, ऑब्वियसली दैट डिस्कशन इट वाज फुल ऑफ wisdom as well, and he conveyed his wisdom through the story of the saints and the popes, कि इनकी कहानियों के ज़रिए उसने जो था वो इन लोगों के साथ विजडम अपना शेयर किया। और जो उसकी गुफ्तगू का अंदाज था, उसकी गुफ्तगू का अंदाज ये था कि वो जो भी बात करता, जो भी उसकी आप ये कहें कि डिस्कशन होती, उसके शुरू में और उसके आखिर में जो होली मेरी का एक्सप्रेशन है, ठीक है, हेल मेरी का एक्सप्रेशन जो है उसको वो इस्तेमाल करता है। जैसे हमारे यहाँ कसम वगैरह उठाने का है, तो वो बिल्कुल इसी तरीके से हेल मेरी, मेरी जो थी शी वाज मदर ऑफ जीसस क्राइस्ट, तो इन क्रिश्चियनिटी हेल मैरी का एक्सप्रेशन इस्तेमाल किया जाता है। द ड्रॉपिंग नाइट thus creeped on them fast, and sad humour loading their eyelids, as messenger of Morpheus on them cost, sweet slumbering dew, the which to sleep them bites। यानी कि रात का वक्त है, अब वो थक चुके हैं, एंड जो उनकी गुफ्तगू है, अब उनकी आंखों से, उनके चेहरे से नींद जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। नींद जो है वो, अब ये कहें कि इज द मैसेंजर ऑफ द मॉर्फियस। मॉर्फियस जो है ये मिथोलॉजी में ही इज नोन एज द गॉड ऑफ स्लीप, ठीक है। तो यानी कि नींद जब आपको आती है तो मॉर्फियस जो है ही इज एट एक्शन, ही इज मेकिंग यू टू गो टू स्लीप, ठीक है। तो मॉर्फियस जो है वो यहाँ पे इन एक्शन है, एंड ही इज मेकिंग द पैसेंजर्स और द इंडिविजुअल्स हु आर staying at the house of the hermit, including the knight, the dwarf and Una, उनको वो सुलाने के लिए बेताब है। Unto their lodgings then his guests he rides, where when all drowned in deadly sleep he finds, he to this study goes, and there amides his magic books and arts of sundry kinds, he seeks out mighty charms टू ट्रबल स्लीपी माइंड्स। कि वो जो ओल्ड मैन है बेसिकली ही इज आर्क इमागो, ठीक है। आर्क इमागो है, एंड ही इज एन evil individual, however he has disguised himself as a saint and a holy individual, के जो कि आप ये कहें कि अपनी लाइफ गुजार रहा है, कंटेंटमेंट की लाइफ गुजार रहा है, जो कि उसके रेजिडेंस के साथ आपको चैपल भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। वो अपने आप आपको प्रेजेंट इस तरीके से कर रहा है। हाउएवर इन रियलिटी ही इज एन इविल मैजिशियन, ठीक है। और वो इविल मैजिशियन है, इस किस्म का है कि जिसकी कमांड पे बहुत बड़ी तादाद जो है स्पिरिट्स की मौजूद है। तो जब ये लोग, जिसमें ऊना और नाइट हैं, जब वो सोते हैं, जब वो आराम की नींद सोते हैं, तो आर्क इमागो जो है वो यहाँ पर अपनी मैजिक बुक्स ओपन करता है, ठीक है। जो भी उसके पास आर्ट है वो उसको यूटिलाइज करता है, ताकि वो इनको नींद में, इनकी नींद में खलल डाल सके और इनके जहन जो है उनको वो खराब कर सके। अब उसको चूंकि
पता है कि ऊना जो है शी इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ट्रूथ, और नाइट जो है itself he is very honorable knight, he is very brave knight, so he is not going to easily be कि वो उसकी बातों में या उसकी चाल जो है वो बड़ी आसानी से कामयाब हो जाएगी, ऐसे नहीं होगा। तो वो जो उसकी मोस्ट पावरफुल स्पेल्स हैं, उन स्पेल्स को वो यूटिलाइज करता है इनके बीच में आप ये कहें कि मसाइल जो हैं उनको पैदा करने के लिए। देन चूजिंग आउट फ्यू वर्ड्स मोस्ट हॉरिबल, यानी कि उन किताबों में से जो उसने जिन अल्फाज का चुनाव किया, वो अल्फाज जो थे दे वर द मोस्ट हॉरिबल वर्ड्स, लेट नन देम रीड। और वो ये कहता है कि यहाँ पे दोज वर्ड्स आर नॉट वर्थ रीडिंग, कि उनका जिक्र करने की भी जरूरत नहीं है। Thereof did words frame, with which and other spells like terrible, he bade awake black Pluto's grisly dame। प्लूटो जो है वो ग्रीक मिथोलॉजी के अंदर ही इज द गॉड ऑफ डेथ, और ये गॉड जो है ही रूल्स ओवर इवन हेडीज। हेडीज को आपने अक्सर मूवीज में देखा होगा कि ही कम्स एंड ही टेक्स अवे द लाइव्स ऑफ द इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो ये हेडीज के ऊपर भी प्लूटो रोल करता है। तो वो जो स्पेल्स पढ़ी हैं उसने, उस स्पेल्स की मदद से वो इतनी ब्लैक किस्म की स्पेल्स हैं कि उसने प्लूटो की वाइफ जो है उसको रिकॉल किया है। एंड cursed heaven and spark reproachful shame of highest God, the Lord of life and light, and he is so brave। यानी कि ये जो आप ये कहें कि ओल्ड मैन है, ये जो आर्किमागो है, ये इतना बहादुर किस्म का ब्लैक मैजिशियन है कि ही डज नॉट फियर द हाईएस्ट गॉड, यानी कि जो सबसे ऊंचा देवता है। अगर हम मतलब ग्रीक मिथोलॉजी की बात करें तो वहां पे ज़ूस आता है कि जिसने लाइफ को और लाइट को क्रिएट किया, कि उससे भी खौफ नहीं खाता बल्कि उसको भी अब्यूज कर रहा है। स्पेक रिप्रोचफुल शेम, यानी कि गालियां निकाल रहा है उस गॉड को। बोल्ड बॉल्ड मैन दैट डेयर टू कॉल बाय नेम ग्रेट गॉर्गन। गॉर्गन जो है ही इज नोन एज द प्रिंस ऑफ द डार्कनेस एंड द डेड नाइट, यानी कि ये कोई अजीम शान किस्म का ब्लैक मैजिशियन था। और जो एग्जिस्टिंग ब्लैक मैजिशियंस हैं वो इसका नाम लेने से भी घबराते हैं। लेकिन ये जो ओल्ड मैन है जो कि हर्मिट के तौर पे प्रिटेंड कर रहा है अपने आप को, ही हैज टेकन द नेम ऑफ द ग्रेट गॉर्गन इन हिज स्पेल्स, एट विच कॉकेटस क्वेक्स एंड स्टिक्स इज पुट टू फ्लाइट। कि इस ग्रेट मैजिशियन का नाम जो है, ये इसका नाम इतना सख्त है कि इसके नाम से कॉकेटस, कॉकेटस जो है ये ग्रीक मिथोलॉजी में जो अंडरवर्ल्ड है, अंडरवर्ल्ड के अंदर एक रिवर है, रिवर ऑफ लेमेंटेशंस, उसको जो है वो उसका नाम है, ठीक है, कॉकेटस क्विक्स एंड स्टिक्स इज पुट टू फ्लाइट। स्टिक्स अगेन जो है, स्टिक्स इज द नेम ऑफ द रिवर एंड इट इज द रिवर ऑफ हेट्रेड, यानी कि ये नफरत का दरिया है जो कि अंडरवर्ल्ड में बह रहा है, ठीक है। सो ये दोनों दरिया जो हैं ये भी गॉर्गन के नाम से भागते हैं, कांपते हैं, ठीक है। यानी कि वो दरिया जो कि लोगों के लिए बायस वहशत हैं, वो दोनों दरिया भी इस ब्लैक मैजिशियन के नाम से कांपते हैं। और इस ब्लैक मैजिशियन की हेल्प जो है वो सीख कर रहा है ओल्ड मैन, जो कि ऊना और आप ये कहें कि जो हमारा नाइट है उसके बीच में मसाइल पैदा करने की ख्वाहिश रखता है। एंड फोर्थ, ही कॉल्ड आउट ऑफ डीप डार्कनेस ड्रेड legions of spirit the which like flies fluttering above his ever damned head। कि उसने इन मैजिक स्पेल्स की मदद से डीप डार्क स्पिरिट्स जो हैं उनको रिकॉल किया है।
अब वो स्पिरिट्स इस वक्त सारी हाजिर हो चुकी हैं और वो उसके सर के इर्द गिर्द फ्लाई कर रही हैं मक्खियों की तरह। वो उसके ऑर्डर का वेट कर रही हैं। अवेट विद टू दिस सर्विस ही अप्लाइज, कि वो इंतजार कर रही हैं कि कहाँ पर उनकी खिदमात जो है वो ये शख्स लेगा या कहाँ पर उनको इस्तेमाल करेगा। टू एड हिज फ्रेंड और फ्रे हिज एनिमीज, कि यानी कि वो अपने दोस्तों की मदद करवाएगा स्पिरिट्स की मदद से, या फिर वो जो एनिमीज हैं उनको फ्राइट करेगा, उनको खौफ दिलाएगा। Of those he chose out two, the falsest two, कि इन स्पिरिट्स में से जो कि उसके सर के इर्द गिर्द मक्खियों की तरह मंडला रही थी, फ्लाई कर रही थी, इनमें से उसने टू स्पिरिट्स को चूज किया। एंड दीज टू स्पिरिट्स वर द फॉल्सेस्ट, यानी कि जो मोस्ट इवल स्पिरिट्स थी उनका आर्किमागो जो है वो यहाँ पर इंतखाब करता है। एंड फिटेस्ट फॉर टू फॉर्ज ट्रू सीमिंग लाइज, कि ये जो स्पिरिट्स थी ये एक्सपर्ट थी, आप ये कहें कि लाइज को जनरेट करने में, ऐसी लाइज जो कि सच दिखाई देती हैं। द वन ऑफ देम ही गेव अ मैसेज टू, और उन दो में से एक को उसने एक मैसेज भी दिया, एक पैगाम भी दिया। द अदर बाय हिमसेल्फ स्टेड अदर वर्क टू डू, और दूसरी स्पिरिट को उसने अपने पास रखा बाकी कामों। ही मेकिंग स्पीडी वे through spursed air, and through the world of waters wide and deep, to Morpheus' house doth hasty repair, amid the bowls of the earth's full steep, and lo, where dawning day doth never peep, के एक स्पिरिट को उसने हुक्म दिया, एक मैसेज दिया कि जाओ ये मैसेज जो है मॉर्फीस जो के गॉड ऑफ स्लीप है उसको कन्वे करके आओ। अब वो स्पिरिट ओशंस में से, वाटर्स में से, ये डीप अर्थ की गहराइयों में जाती है टू डिलीवर द मैसेज ऑफ द मैसेज टू मॉर्फियस हु इज द गॉड ऑफ स्लीप। अब आगे से मॉर्फियस जो है अ, उसके घर की सिचुएशन ये दिखाई गई है कि उसका घर एक लोकेशन, ऐसी लोकेशन पे है कि जहां पर कभी भी सूरज की किरणें या सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती। हिज dwelling is there, Titus, his wet bed doth ever wash, and Cynthia still doth steep, यानी कि ओशन जो है, ओशन हमेशा उसके बेड को वॉश करता रहता है, वेट करता रहता है। और सिंथिया से मुराद है अपना मून। मून जो है वो उसके ऊपर ड्यू फेंकता रहता है। इन सिल्वर ड्यू हिज एवर drooping hat, while sad night over him her mental black doth spread, और रात जो है उसने मॉर्फियस को और मॉर्फियस के घर को हमेशा घेर रखा होता है, यानी कि कभी भी उसके घर में रोशनी नहीं होती। Whose double gates he findeth locked fast, the one fair framed of burnished ivory, the other all with silver overcast, and wakeful dogs before them fair do lie, watching to banish care their enemy, who often is wont to trouble gentle sleep. By them the spirit doth pass in quietly, and unto Morpheus comes, whom drowned deep in drowsy fit he finds, of nothing he takes keep। यानी कि स्पिरिट्स मॉर्फियस के घर पे जाती हैं, उसके घर के डबल दरवाजे हैं, एक दरवाजा आइवरी का है, एक दरवाजा सिल्वर का है। मॉर्फियस को किसी भी परेशानी से बचाने के लिए डॉग्स हैं, उन डॉग्स के पास से स्पिरिट्स जो है वो चुपके से निकल जाती है, और जब वो स्पिरिट अंदर जाती है तो देखती है कि मॉर्फियस जो है वो सो रहा है। एंड मोर टू लल हिम इन हिज slumber soft, a trickling stream from high rock tumbling down, and ever
Drizzling rain, often the loft mixed with murmuring wind, such like snow of swarming bees did cast him in the swoon, no other noise, nor people's troublous cries, uh, as still are wont annoy the walled town, might there be heard, but the careless quiet lies, wrapped in enthrall silence, far from enemies। ये वो सो रहा है, ठीक है। स्पिरिट, अच्छा, उसको आराम में रखने के लिए, उसको आराम से सुलाने के लिए काफी कुछ बंदोबस्त भी किया गया है। ड्रिजलिंग रेन है, ठीक है, वो आराम सुकून से वो सो रहा है। स्पिरिट उसको उठाने की कोशिश करती है के और अपना मैसेज कन्वे करने की कोशिश करती है। द मैसेंजर अप्रोचिंग टू हिम स्पेक, कि मैसेंजर अप्रोच करता है उसको, स्पीक यानी कि बोलता है, बट हिज वेस्ट वर्ड्स रिटर्न टू हिम इन वेन, लेकिन उसके अल्फाज जो हैं वो वापस मुड़ कर आते हैं, क्यों? क्योंकि मॉर्फियस जो है वो सो रहा है। सो साउंड ही स्लैप्ड दैट नॉट माउथ हिम अवेक, देन rudely he him trust and pushed him with pain, whereat he gained to stretch, but he again shook him so hard that forced him to speak। स्पिरिट जो है वो उसको हिलाती है एक दफा अपना मैसेज कन्वे करने के लिए। तो जब एक दफा मॉर्फियस को हिलाया जाता है तो वो अंगड़ाई लेता है, ठीक है। और जब वो दोबारा मैसेज कन्वे करती है तो नो रिस्पॉन्स इज अगेन सीन फ्रॉम दी मॉर्फियस। तो दोबारा से स्पिरिट एक दफा जोर से पकड़ के मॉर्फियस को हिलाती है, और इतनी जोर से कि मॉर्फियस बोलने पे मजबूर हो जाता है। एज वन देन इन द ड्रीम whose dry brain is tossed with troubled sights and fancies wake, he mumbled soft, but would not all his silence break। कि वो गुफ्तगू तो करता है मॉर्फियस, लेकिन उसकी गुफ्तगू जो है वो कुछ इस किस्म की है कि उसकी कुछ प्रॉपर समझ नहीं आती। द स्पिरिट देन gain more boldly him to wake, and threatened unto him the dreaded name of Hecate, whereat he gained to quake, and lifting up his lumpish head with blame, half angry, asked for what he came। स्पिरिट जो है अब वो थोड़ा सा मजीद बोल्ड एटीट्यूड अपनाती है, और मॉर्फियस को धमकाती है बाय द नेम ऑफ हेक्टे। हेक्टे जो है ये शी इज द गॉडेस ऑफ अंडरवर्ल्ड, जो कि बहुत ही खतरनाक समझी जाती है ग्रीक मिथोलॉजी में। वेयर एट, और इसका नाम जैसे ही मॉर्फियस सुनता है तो वो कपकपाना शुरू कर देता है। एंड लिफ्टिंग अप हिज लंपिश हेड, के वो अपना नींद से भरपूर सर ऊपर उठाता है, और आधा गुस्से में है और आधा खौफ में है, और स्पिरिट से पूछता है कि व्हाई हैव यू कम हियर हिदर, कोठी मी आर्किमागो सेंट, के मुझे आर्किमागो ने भेजा है। ही दैट द स्टबन स्पिरिट कैन वाइजली टेम, कि वो आर्किमागो जो कि स्टबन स्पिरिट्स यानी कि वो रूहें या वो लोग जो कि किसी की बात नहीं सुनते, उनको वो टेम कर सकता है, उनको वो सुधार सकता है। He bids thee to him send for his intent, a fit false dream that can delude the sleeper's scent। तो यहाँ पे स्पिरिट मैसेज कन्वे करती है कि मुझे आर्किमागो ने भेजा है, एंड आर्किमागो नीड्स अ ड्रीम। आर्किमागो को एक ऐसे फॉल्स ड्रीम की ज़रूरत है जो कि वो लोग जो कि सो रहे हैं, ठीक है, उनको डिसीव कर सके, ठीक है। आर्किमागो जो है वो बेसिकली मॉर्फियस को इस्तेमाल करना चाहता था, या मॉर्फियस जो है चूंकि गॉड ऑफ द ड्रीम्स है तो उसकी पावर को यूज़ करना चाहता था, ताकि वो कुछ इल्यूजन क्रिएट कर सके, कुछ disillusion क्रिएट कर सके among the sleeping individuals। The god obeyed, and calling forth straightway a diverse dream out of his prison dark, delivered it to him, and down did he lay his heavy head, devoid of
careful cog, whose sense all were straight benumbed and stark, he back returning by the void door, remounted up as light as a cheerful lark, and on his little wings the dream he bore, in haste unto his lord where he him left afore. ठीक है, फौरन जो मॉर्फियस है वो इस चीज की आप ये कहें कि हुक्म को मानता है। एक डाइवर्स किस्म का ड्रीम जो है वो अपने आप ये कहें कि उस में से जो उसके पास इन्वेंट्री ऑफ द ड्रीम्स है उसमें से डार्क प्रिजन में से एक वो एडवर्स किस्म का ड्रीम जो है वो निकालता है और ये ड्रीम जो है वो उस मैसेंजर के हैंड ओवर कर देता है। ठीक है, और दोबारा से सोने के लिए सर अपना झुका लेता है। ठीक है, और उसकी दोबारा मॉर्फियस चूंकि गॉड ऑफ द स्लीप है वो खुद भी सोया रहता है तो दोबारा सेंसेस उसकी दोबारा जो है दे आर ओवरकम बाय द स्लीप। ड्रीम जो है उसको ये स्पिरिट अपने उसके विंग्स जो हैं उसके ऊपर रख के तो हैस्टली वेंट बैक, बड़ी ही तेजी से वो अपने मास्टर यानी कि आर्किमागो के पास जो है वो जाती है। अच्छा, who all this while with charms and hidden arts had made a lady of that other spirit, कि जो दूसरी स्पिरिट थी उसके ऊपर उसने जादू वगैरह जादू टोने इस्तेमाल करके उसको एक खातून में तब्दील किया। एंड framed of liquid ire her tender parts so lively and so like in all men's sight that weaker sense it could have ravished quite. The maker self for all his wondrous wit was nigh beguiled with so goodly sight कि उसको उसने लिक्विड एयर से बनाया, स्पिरिट को वुमन के अंदर ट्रांसफॉर्म किया और उसको इतना डेलिकेट और इतना खूबसूरत बनाया कि कोई भी आदमी उसको देखकर एक रियल वुमन जो है वो एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाए। अब लिक्विड एयर से इस वजह से बनाया ताकि अगर उसको टच किया जाए तो वो स्पिरिट ना हो बल्कि वो कोई सॉलिड चीज हो जिसको टच भी किया जा सके। एंड शी वाज सो ब्यूटीफुल, शी वाज सो ब्यूटीफुली ट्रांसफॉर्म्ड कि उसका मेकर जो है यानी कि आर्किमागो जो है वो खुद आप ये कहें कि उसको देखकर इम्प्रेस हुआ। हर all in white he clad, and over it tossed a black stole, most like to seem Faruna fit। उस खातून को उसने वाइट रंग का लिबास पहनाया यानी कि वो जो स्पिरिट है जिसको वुमन में कन्वर्ट किया गया है, शी इज वेयरिंग ऑल द वाइट कलर, सफेद रंग का उसका लिबास है और उसके ऊपर आप ये कहें कि काले रंग का स्टोल चढ़ाया गया है और वो इस वजह से चढ़ाया गया कि ये ऊना की तरह दिखाई दे। Now when the child dream was to him brought, unto that flat elfin night he bade him fly, where he slept soundly, void of evil thought, and with false shoes abuse his fantasy, in sort as he him schooled privily। अब वो ड्रीम आता है, ड्रीम को इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि तुमने नाइट के पास जाना है और नाइट को इस तरीके से दिखाना है दैट यू आर इन लव विद ऊना, यानी कि वो उनके उनके बीच में अफेयर पैदा करना चाहता है और वो जो ऊना की चेस्टिटी है और नाइट की जो शिवलरी है कि जिसकी एक ये क्वालिटी होती है कि दे रिस्पेक्ट द वुमन, उसको वो ख़त्म करके और उनके बीच में अफेयर और एक सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप कायम करना चाहता है। और उसके लिए उसने जो मॉर्फियस से मतलब कि ड्रीम आया उसको पूरी इंस्ट्रक्शंस जारी की हैं कि तुमने इस तरीके से बिहेव करना है, ख्वाब में उसको ये चीज़ें दिखानी हैं। एंड दैट न्यू क्रिएचर born without her due, full of the maker's guile, with usage slay, he taught to imitate that lady true, whose semblance she did
कैरी अंडर द fiend ह्यू, कि वो जो लेडी थी वो भी रियल नहीं थी, ठीक है। और उसको भी इंस्ट्रक्ट किया गया कि तुमने ऊना जो है उसकी शक्ल इख्तियार करनी है और तुमने जाके नाइट को बताना है कि, अब यहाँ पे पोएम खत्म होती है वो हिस्सा जो आपने पढ़ना है, लेकिन ये है कि ऊना जो है वो फॉल्स लेडी ऊना, वो नाइट के पास जाती है और उसको वो बताती है दैट आई लव यू एंड आई वांट यू, कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। अब इस तरीके से नाइट जो है वो चूंकि शिवलरस इंडिविजुअल है, वो किसी खातून के साथ, पर्टिकुलरली वो खातून के जिसकी वो हिफाजत के लिए निकला है, वो उसके साथ मोहब्बत वगैरह नहीं कर सकता, ठीक है। तो वो नाइट जो है वो ऊना और उसके बीच में बदगुमानी पैदा हो जाती है, और बदगुमानी पैदा करना ही तो आर्कीमागो का मकसद है, क्योंकि नाइट जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है आम क्रिश्चियन का। ऊना जो है शी इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ट्रूथ। ट्रूथ से मुराद आप ये कहें कि ट्रू रिलीजन है। तो क्रिश्चियंस को ट्रूथ यानी कि सच्चाई जो है उससे दूर करना जो है वो आर्की मागो, या फिर आप ये कहें कि जितनी भी रोमन कैथोलिक चर्च है उनका मकसद यही था कि उनको असल रिलीजन से दूर रखा जाए। तो इस तरीके से ये टू लेयर्स जो हैं कहानी की वो इसके अंदर पोएम के अंदर आपको देखने को मिलती हैं।